हेलो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो स्टूडेंट्स कल हमने देखा था इस चैप्टर में कि ट्राइबल लोग क्या होते हैं, उनका कामकाज क्या होता है, फिर किस तरीके से वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कॉलोनियल रूल जो था उसका इफ़ेक्ट जो ट्राइबल लोग थे उस टाइम के वो क्या हुआ। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले जो पावर्स हुआ करती थी, जो ट्राइबल चीफ होते थे, उनकी पावर्स को क्या किया, रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उनके साथ क्या हुआ। What happens to the shifting cultivator? The British wanted tribal groups to settle down as it was easier to control and administrate settles present. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल हैं वो क्या हो जाएं, एक जगह पर सेटल हो जाएं। सेटल होने की वजह से क्या है कि उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। The British introduced land settlement to get regular revenue sources for the state. वो इसलिए भी चाहते थे ताकि जो रेगुलर सेटलमेंट हो जाएगी उसके लिए उनको रेवेन्यू भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लैंड सेटलमेंट मीन द ब्रिटिश मेजर्स द लैंड डिफाइंड द राइट्स ऑफ द ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांडेड फॉर द स्टेट। अब लैंड सेटलमेंट करने का एक ही मकसद था उनका कि लैंड को फिक्स किया जाए और वो लोगों के अंदर क्या हुआ, बांट दिया जाए। अब लैंड बांटने के बाद वो अपना रेवेन्यू की जो डिमांड है उसको भी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झुम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के एफर्ट थे झुम कल्टीवेटर को परमानेंट बनाने के, हालांकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in the some parts of the forest. लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अल्टीमेट इनको अलाउ कर दिया कि आप अपने तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स के अंदर। अब फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब किस तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किया ताकि जो ट्राइबल हैं उनकी एक्टिविटी को रोका जाए। द ट्राइबल लाइव्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ। अब ट्राइबल की जो लाइफ थी वो टोटली अफेक्ट हो गई जो फॉरेस्ट लॉ बनाया गया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट एज दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ फॉरेस्ट जो थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया ताकि जो ब्रिटिश है वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से लकड़ी इकट्ठी कर सकें। द ब्रिटिश पीपल स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल एंटरिंग द फॉरेस्ट बट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग लेबरर्स। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग टू क्या है, जो ब्रिटिश थे ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट के अंदर एंटर होने से रोकते थे, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ी क्योंकि लेबरर जो थे वो उनको नहीं मिल रहे थे उन फॉरेस्ट के अंदर काम करने के लिए। सो द कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद अ सॉल्यूशन। इसके बाद जो कॉलोनियल ऑफिसर, जब कंपनी के ऑफिसर्स थे वो एक सॉल्यूशन पर पहुँचे। द कॉलोनियल ऑफिसर डिसाइडेड टू गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन सोचा कि जो झूम कल्टीवेटर हैं उनको क्या किया जाए, जंगल का एक छोटा सा पीस लैंड का दिया जाए ताकि वो वहाँ पर खेती कर सकें और अपनी कल्टीवेशन को कर सकें। इन रिटर्न दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस हैड टू प्रोवाइड लेबर फॉर द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। अब वो लोग जो विलेजेस में रहते थे वो लेबरर का काम करते थे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। Many tribal groups disavowed a new rule, continued with the practice that were declared illegal and at a time rose in open rebellions. उसके बाद बहुत सारे ट्राइबल थे जिन्होंने उन रूल्स को नहीं माना और कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते रहे जो उससे पहले
वो किया करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और एक रिबेलियन खड़ा किया। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, अब ट्रेड में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। ड्यूरिंग द 19th century, ट्रेडर एंड द मनी लेंडर एक्सटेंडेड कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ट्रेडर और मनी लेंडर थे उन्होंने भी वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा कर दिया। They wanted to buy forest product, offered each loans and a head tribal group to work for ages। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू किया और जो ट्राइबल ग्रुप थे इससे उनको काम भी मिलना शुरू हुआ, जो काम वो सदियों से करते आ रहे थे। In the 18th century, the demand of the Indian were high in the European market। अब 18th सेंचुरी में जो डिमांड थी इंडियन सिल्क की वो जो यूरोपियन कंट्री में बड़ी हाई थी। द सिल्क मार्केट एक्सपेंडेड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एनकरेज्ड सिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद डिमांड बढ़ने के साथ साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो इंडियन लेबरर थे उनको एनकरेज किया कि वो सिल्क की प्रोडक्शन को क्या करे, इंक्रीज़ करे। द संथल्स ऑफ द हजारीबाग रिकॉर्डेड एंड द ट्रेडर डीलिंग इन द सिल्क गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्ट द ककून्स। उसके बाद जो संथल ट्राइब हुआ करते थे हजारीबाग के, उन्होंने ट्रेडर्स के साथ डील किया जाए कि वो जो सिल्क की प्रोडक्शन करेंगे उनको क्या किया जाए, लोन दे दिया जाए। द मिडल मैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता था कि जो मिडल मैन रहता था ट्राइबल लोगों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बीच में, वो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश ऑफिसर्स जो थे उनसे वो ज़्यादा अमाउंट ले रहा था और जो ट्रेडर्स जो ट्राइबल पीपल थे उनको बहुत ही कम दे रहा था। इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उस टाइम में जो मिडल मैन थे उन्होंने कमाया इन प्रोडक्शन के पीछे। द सर्च फॉर वर्क। अब फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि टी प्लांटेशन शुरू की गई और माइनिंग की एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री माना गया। ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन द लार्ज नंबर ऑफ द वर्क एट द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ द झारखंड। अब जो ट्राइबल लोग थे उन सबको ज़्यादा काम मिला टी प्लांटेशन में और जो असम की कोल माइन है झारखंड में, तो झारखंड और असम में उनको काम मिला बहुत सारा। अब ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेलिंग अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉ। अब ट्राइबल ग्रुप जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे उन्होंने जो लॉ चेंजेस हुए थे इसके खिलाफ एक रिबेलियन खड़ा किया। The restrictions on their practices and new taxes they had to pay and the exploitation by traders and money lenders। अब उनका मेन मोटिव था, एक तो फॉरेस्ट लॉ था जिसके अकॉर्डिंग टू उनको फॉरेस्ट के अंदर ना जाने दिया जाता था। दूसरा जो था उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, उनके कल्चरल ट्रेडिशन जो थे उनको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा था। तीसरा हाई लेवल के टैक्स लगे हुए थे उनके ऊपर, जो कि उनको बहुत मुश्किल हो रहा था इन टैक्सेस को पे करना, और बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर जो मिडल मैन हुआ करते थे वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट कमा रहे थे बिटवीन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और ट्राइबल लोगों के बीच में। अब बिरसा मुंडा जो कि इस रेबेलियन का हेड था। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s and an adolescent he heard tales of the Mundas uprising of the past and saw the Sidras
of the community urging the people to revolt. अब बिरसा मुंडा जिसका जन्म 80-70 के मिडल में हुआ था, जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी मुंडा ट्राइब्स की जो टेल्स हुआ करती थी, जो बातें होती थी, उनके बहादुरी के किस्से हुआ करते थे, उसको सुना हुआ था। उसने अपने ट्राइबल ग्रुप के लोगों को, जहाँ बाकी के जो ट्राइबल ग्रुप थे, उन लोगों को रिवोल्ट करने के लिए इकट्ठा किया। In the local missionary school, he heard that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven. एक लोकल स्कूल में उसने सुना हुआ था कि जो मुंडा ट्राइब्स हैं उनके लिए हेवन जो है, हेवन में जाना क्या है उनके लिए आसान है, या हेवन की किंगडम को हासिल करना आसान है। एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट, बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स। उसके साथ साथ जो बिरसा था वो पढ़ा लिखा था और वैष्णव प्रीचर हुआ करते थे, उनकी भी बातें सुना करता था। बिरसा स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। अब बिरसा ने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया, उसका मेन मोटिव था कि जो ट्राइबल सोसाइटी है इसको क्या करना, रिफॉर्म करना, इसको सही करना। ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप लिविंग इन द विचक्राफ्ट एंड सक्रेल। उसके बाद उसने मुंडा ट्राइब के जितने भी लोग थे उनको क्या किया कि जो लिक्विड ड्रिंक करते हैं उसको छोड़ दें, अपने विलेज को साफ़ सुथरा रखें, और जो जादू टोना की आत्माएं हैं, जहाँ भूत प्रेतों के काम वो करते हैं, उनको छोड़ देना। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा ने जो उसके फॉलोअर थे रिवेलिंग में उनको बोला कि अपने क्या करें, हम अपने ग्लोरियस पास्ट को क्या करेंगे, फिर से रिकवर करेंगे। ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज इन द पास्ट। अब उनका मानना था कि इससे पहले हमारे पास्ट में क्या हुआ करता था, गोल्डन एज हुआ करती थी, जिसको सतयुग के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ ट्रूथ। व्हेन मुंडास लिव्ड इन ए गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग, प्लांटेड ट्री एंड ऑर्किड, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। अब पढ़ा लिखा था बिरसा मुंडा, उसने मुंडास की लाइफ को क्या किया, इम्प्रूव किया, एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्शन किया इरिगेशन के लिए, जो नेचुरल स्प्रिंग है उनको साफ़ किया ताकि पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके, बहुत सारे ट्रीज़ और बाग बगीचे लगवाए, और एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस को थी उसको भी उन्होंने शुरू किया अपने एरिया में। तो ये था बिरसा मुंडा का योगदान। द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज टू ड्राइव आउट द मिशनरी मनी लेंडर। अब पॉलिटिकल एम जो था जो बिरसा मुंडा का, वो था कि एक मूवमेंट चलाया जाए, एक एजिटेशन चलाया जाए, और उसमें जितने भी मनी लेंडर्स हैं उनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप ए मुंडा राज विद अ बिरसा एट इट्स हेड। इन सब को ख़त्म करके उस जो मुंडा ट्राइब्स है उसके राज को क्या करना था, इस्टेब्लिश करना था। द मूवमेंट वाज वाइड स्प्रेड, सो द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। वो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि अब ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे, उनको डिसाइड करना पड़ा कि इस मूवमेंट को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। बिरसा स्टार्टेड टूरिंग इन द विलेज टू गेन सपोर्ट यूजिंग ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम to destroy Ravana, Dikus and the Europeans and establish a kingdom of under his leadership। अब बिरसा जो था वो पूरे विलेजेस का टूर किया करता था और अपने सिंबल, जो ट्रेडिशनल सिंबल होते थे, जो उनकी लैंग्वेज होती थी, उसके द्वारा वो क्या करता था, ठीक है, रावण का पुतला बना के क्या करता था, उसको जलाता था और लोगों को समझाता था कि हमें इसी तरीके से जो दिकूज और जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है, ख़त्म करना है, और अपनी लीडरशिप को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा एंड द मूवमेंट फेस्ड आउट। उसके बाद बिरसा मुंडा की 1900 में क्या हो गई, डेथ हो गई कॉलरा की वजह से, और मूवमेंट जो था वो क्या हो गया, फेड हो गया, ख़त्म हो गया। बट द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 वेज। लेकिन 2 तरीके से जो मूवमेंट आगे बढ़ता रहा। फर्स्ट, इट फेस्ड एक्सपोज द
colonial government to introduce law so that the land of the tribal could not be easily taken over by the Ghus। अब पहला रूल ये बन गया कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने नया रूल इंट्रोड्यूस किया ताकि जो ट्राइबल लोगों की लैंड है उसको इतना इजीली जो धिकुज लोग हैं वो ना ले सकें। सेकंड जो मूवमेंट का फ़ायदा हुआ वो था इट शोज़ वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेन द इनजस्टिस। दूसरा ये था कि ट्राइबल लोगों के अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो ट्राइबल लोगों के खिलाफ इनजस्टिस होता है उसको लेके एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, और वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपने एंगर को प्रदर्शित कर सकते थे। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक ट्राइबल धिकुज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। थैंक यू।